This video is about break-even analysis. Break-even analysis क्या होता है, break-even point क्या होता है, break-even के advantages क्या होते हैं, हम इसको बिजनेस में कहाँ यूज करते हैं और break-even कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज break-even. Break-even point is the point in the volume of activity where the organization's revenues and expenses are equal. यानी जितने भी रेवेन्यूज होती हैं, जितने भी सेल्स रेवेन्यू होते हैं, वो बराबर होते हैं अपने एक्सपेंसेस के, चाहे वो एक्सपेंसेस वेरिएबल हो, चाहे वो एक्सपेंसेस फिक्स्ड हो। टोटल रेवेन्यूज इक्वल होते हैं टोटल एक्सपेंसेस के, मीनिंग द बिजनेस इज मेकिंग नाइदर प्रॉफिट नॉर अ लॉस। जाहिर सी बात है कि जब तमाम रेवेन्यूज इक्वल होंगे तमाम कॉस्ट के, तो फिर ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। सेल्स जो है वो 250 की है, $250,000 की है। वेरिएबल एक्सपेंसेस $150,000 के हैं और फिक्स एक्सपेंसेस 1 लाख के हैं। यानी फिक्स वेरिएबल एक्सपेंसेस को अगर आप ऐड करें तो 250 हो गया। तो सेल्स 250 की है, टोटल एक्सपेंसेस 250 की है, तो ना ही आपको प्रॉफिट होगा और ना ही आपको लॉस होगा। ऐसे पॉइंट को, ऐसी सिचुएशन को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस के क्या फ़ायदे होते हैं बिजनेस में? ये बड़ा यूज़फुल टूल है और इसको हम आमतौर पे डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, इंटरनल डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, इसका पहला एडवांटेज ये है कि इट शोज हाउ मैनी प्रोडक्ट्स दे नीड टू सेल टू इंश्योर अ प्रॉफिट। यानी कम से कम कितने यूनिट्स सेल करने चाहिए हैं ताकि आप प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें। यानी कि एक सर्टेन पॉइंट होता है, अप टू दैट सर्टेन पॉइंट, जहाँ पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था, तो कम से कम उस पॉइंट से ज़्यादा अगर आप यूनिट्स बनाएंगे तो यकीनन फिर प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। इट शोज वेदर अ प्रोडक्ट इज वर्थ सेलिंग और इट इज टू रिस्की। जाहिर सी बात है कि अगर यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस आपको ये भी बताता है कि क्या प्रोडक्ट सेल, ये कोई खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करना बेनिफिशियल है भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। इट शोज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज द बिजनेस विल मेक एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। It shows whether costs need to be reduced to lower the break even point। और डिफरेंट हम सिचुएशंस देखेंगे जब प्रैक्टिकली, अभी हम करके देखेंगे कि डिफरेंट कॉस्ट आप रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं तो उससे फिर ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली अगर कॉस्ट कम होती है तो मे बी ब्रेक इवन पॉइंट देखें कि नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या हो जाते हैं, फिर ब्रेक इवन पॉइंट के कम हो जाते हैं। It can be used to persuade investors or banks to finance a business and it is quickly and easily to analyze। यानी इसको हम एनालिसिस में यूज करते हैं। ये बाज दफ़ा इन्वेस्टर्स के लिए या बैंकर्स के लिए भी ज़रूरी होता है कि वो एक ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं कि कम से कम कितने पॉइंट्स पे कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे कितना, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंपनी सेल करेगी तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और फिर कितने यूनिट्स बाद, या यूं कह लें कि कितने यूनिट्स बाद उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए फिर इन तमाम बातों के लिए हमने ब्रेक इवन एनालिसिस करना होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस कैलकुलेट दो तरह से करते हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं या ब्रेक इवन अमाउंट, लाइक इन डॉलर्स और इन रुपीस आपसे पूछी जा सकती है कि ब्रेक इवन सेल्स आप इन अमाउंट कैलकुलेट करें या ब्रेक इवन इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट्स आपको लेना पड़ेगा, पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप ब्रेक इवन अमाउंट लेंगे तो फिक्स कॉस्ट को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे सीएम या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लेते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो लेते हैं।
तो फिक्स कॉस्ट जनरली गिवन होती है, आपको सीएम पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है, सीएम पर यूनिट या सीएम रेशो। तो सीएम क्या होता है, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन you to show you the aggregate amount of revenue available after variable cost to cover the fixed expenses and provide profit to the company. लाइक इन नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर हम निकाल दें तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। अगर आप टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालें तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और अगर आप पर यूनिट सेल्स में से पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करें तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्चुअली आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। इसको हम बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है फिक्स एक्सपेंसेस और नेट इनकम में, यानी कि इसमें से ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये सम होता है फिक्स एक्सपेंसेस और नेट इनकम का। तो कंट्रीब्यूशन लाइक जो सेकेंड पॉइंट है ये देखिए, आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट टू कवर, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्चुअली क्या कर रहा होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन कवर कर रहा होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और फिर जो बच जाता है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। इन अदर वर्ड, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू दैट इज अवेलेबल टू कंट्रीब्यूट फिक्स्ड एक्सपेंसेस आफ्टर ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस हैव बीन कवर्ड। सो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल इसका कैलकुलेट करने का तरीका है, अगर आपसे सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पूछा जाए तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट आप डिडक्ट कर दें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, तो फिर सेल्स पर यूनिट लेंगे और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। और अगर आपसे रेशो पूछा जाए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की ज़रूरत हो, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके सेल्स से ही डिवाइड कर देंगे तो रेशो निकल आएगा, लाइक 0.4, 0.3, 0.2, या इसको यूँ आप 40%, 30%, 20% कह लें। तो आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या इन टर्म्स ऑफ रेशो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको सेल से डिवाइड कर दें, सीएम को सेल से डिवाइड कर दें, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। अब जैसे हमारे पास ये है, ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमारे पास 500 पर यूनिट सेल्स है, इसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 300 डिडक्ट की है, तो 200 पर यूनिट हमारे पास सीएम आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और अगर इसी का मैंने रेशो निकालना हो तो मैं क्या करूंगी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 200 आ रहा है, अगर आप इसको सेल से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 40% आ जाएगा, या इसको आप 0.4 भी कह सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ये आपकी कोर्स पैक में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिक प्रॉब्लम है, ये करते हैं। दिस वन एक्सेल शीट, आई थिंक आपको एक्सेल शीट शो हो रही है। सेम प्रॉब्लम मैंने एक्सेल शीट पे कॉपी किया है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका तो आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि आप क्या करें कि जो भी डेटा होता है सवाल में उसको आप एक साथ लिख लीजिए। तो Liberty Pizzas delivered pizzas to the housing societies near Gulberg. The company's total annual fixed expenses are 4 lakh. Expenses दे दिए गए, total fixed cost दे दी गई है आपको 4 lakh. The sales price of a normal size pizza is rupees 100.
यानी सेल्स प्राइस पर यूनिट दे दिया है, एंड इट कॉस्ट द कंपनीज ₹60 टू मेक एंड डिलीवर ईच पिज्जा। और ये जो 60 है ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। हम कॉस्ट बिहेवियर वाले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ यूनिट से कॉस्ट एसोसिएट करती है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कम और ज़्यादा होने से कॉस्ट कम और ज़्यादा होती है, वो वेरिएबल होती है। तो तीन तरह की आपको डेटा में तीन इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज़ दी हुई है, फिक्स कॉस्ट गिवन है। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है 4 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 4 लाख। और आपको क्या चीज गिवन है, साथ में आपको दिया हुआ है सेल्स पर यूनिट। सेल्स प्राइस पर यूनिट गिवन है, वो कितना है, ₹100 पर यूनिट। अगर आप साथ में यहाँ पे पर यूनिट लिख लें तो वो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद आपको दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट लिख लें, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख लें। पर यूनिट वो आपको कितना दिया हुआ है, ₹60 पर यूनिट, ये गिवन है। रिक्वायरमेंट नंबर ए है, रिक्वायरमेंट नंबर ए में हम देखते हैं 1, रिक्वायरमेंट 1 है, ठीक है। रिक्वायरमेंट 1 में आपसे क्या पूछा हुआ है, यूजिंग Using the contribution margin approach, compute the break-even point in units. In units. अभी हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पे ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन अगर आपने ये कैलकुलेट करना है इन यूनिट्स, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास फिक्स कॉस्ट मौजूद होगी और उसको आप डिवाइड कर देंगे। CM स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से आपने उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास मौजूद है, हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट हो गया, लेकिन हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं है। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करें, सीएम, तो सीएम का अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि आप लेंगे सेल्स पर यूनिट और उसमें से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपके पास सीएम निकल आएगा। तो सेल्स कितनी दी हुई है हमें, ₹100, और इसमें से माइनस कर देंगे ₹60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹40 पर यूनिट। दिस इज योर सीएम। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, और इसको डिवाइड कर देंगे ₹40 पर यूनिट से। तो अगर आप 40 पर यूनिट से आप डिवाइड करें तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, 4 लाख डिवाइड बाय 40, तो आपके पास आ रहे हैं 10,000। यहाँ पे यूनिट्स लिखना जरूरी है ताकि पता चले आपने 10,000 यूनिट्स कैलकुलेट किए। सो दिस वाज रिक्वायरमेंट नंबर 1। देन रिक्वायरमेंट नंबर हम 2 देखते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है, रिक्वायरमेंट नंबर 2 करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में आ जाते हैं, कंप्यूट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेशो कैलकुलेट करना है, सीएम रेशो। और सीएम रेशो का क्या फॉर्मूला है कि हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स हम कर लेंगे। तो यहाँ पे अब आप चेक कर लीजिए इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है।
जी, तो सेल्स हमारे पास कितनी है? सेल्स हमारे पास 100 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60 है, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? सेल से, जो कि हमारे पास 100 है। तो जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास सीएम कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 0.4। सीएम रेशो 0.4 आ रहा है। सीएम रेशो कितना आ रहा है? 0.4 आ रहा है। तो अब आप नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये दिस इज रिक्वायरमेंट टू। रिक्वायरमेंट टू का आंसर कितना क्या है आपका? 0.4। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 40% परसेंटेज में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या 0.4 लिख दें, वो भी इनफ है। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 3 है। उसमें देखते हैं क्या पूछा हुआ है। उसमें आपसे पूछा हुआ है, कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। रेवेन्यू हमने कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। और इस ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आपसे इन रुपीस या इन डॉलर्स पूछा हुआ है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने यूज करना है। तो ब्रेक इवन इन, अगर हम अमाउंट की बात करें या लाइक रुपीस की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास रुपीस में सवाल है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूले में फिक्स कॉस्ट तो सेम होती है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट, लेकिन हम उसको डिवाइड सीएम पर यूनिट के बजाय सीएम रेशो से कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सीएम रेशो ले लेना है। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट ये देखें दी हुई है 4 लाख, तो यहाँ पे हमने ले लिया है 4 लाख, और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे? सीएम रेशो, जो कि अभी हमने सीएम रेशो कैलकुलेट किया है, उसी सीएम रेशो से हम इसको डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद यानी कि 4 लाख डिवाइड बाय 0.4, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 1 मिलियन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये 1 मिलियन आंसर है, और ये रुपीज में है। तो ये क्योंकि यहाँ पे पूछा ही आपसे गया था ब्रेक इवन अमाउंट, ब्रेक इवन इन अमाउंट, और यहाँ पे आपसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ था ब्रेक इवन इन यूनिट्स। तो फर्क दोनों में सीएम का आ जाता है, इधर हम सीएम पर यूनिट लेते हैं, और अमाउंट में हम सीएम रेशियो लेते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, द लास्ट रिक्वायरमेंट, हाउ मैनी पिज्जाज मस्ट बी सोल्ड द कंपनी मस्ट सेल टू अर्न अ टारगेट नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6,50,000। यानी यहाँ पे आपको नई चीज क्या दी हुई है? नई चीज दी हुई है टारगेट नेट प्रॉफिट। तो जब टारगेट नेट प्रॉफिट यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि कम से कम कंपनी कितने यूनिट सेल करे, कम से कम कितने पिज्जाज कंपनी को सेल करना चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कितना बना ले? 6,50,000 का प्रॉफिट बना ले। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर टारगेट नेट प्रॉफिट दिया जाता है तो वो क्या होता है। We can determine the number of surfboards or any units that Curl must sell to earn a profit of 1 million। यानी कि अब यहाँ पे क्या है कि आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर आपको टारगेट प्रॉफिट दिया जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड सेल्स इन यूनिट्स। अगर वही बात है कि अगर आपको यहाँ पे सेल्स इन यूनिट्स पूछा जा रहा है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ले लेंगे, और अगर सेल्स अमाउंट में पूछी जा रही है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे जो नई चीज हमने फॉर्मूले में ऐड की है वो ये है कि आपको टारगेट प्रॉफिट भी गिवन है, टारगेट प्रॉफिट साथ में दिया जाएगा। ओके, सो यही फॉर्मूला हम जहन में रखते हैं और आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 4 है। सो रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हम इसको हम एक्सपेक्टेड सेल्स भी कह सकते हैं, और इसको हम टारगेट सेल भी कह सकते हैं, एस्टिमेटेड सेल भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड सेल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे
इन यूनिट्स करेंगे, ठीक है। इन यूनिट्स में अगर पूछा जाए तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, जो ब्रेक इवन सेल होती है उसमें ना प्रॉफिट ना लॉस होता है, और एक्सपेक्टेड सेल में कोई ना कोई प्रॉफिट होता है, ठीक है, टारगेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में टारगेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वो ही है। ऑलराइट, सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट 4 लाख गिवन है, तो यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट ले लेंगे और इसमें हम अब प्लस कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है टारगेट प्रॉफिट, और टारगेट प्रॉफिट कहाँ है, टारगेट प्रॉफिट ये 6,50,000 ये आपको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूले में, हम इसमें प्लस कर देंगे 6,50,000, और फिर हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, डिवाइड हम कर देंगे यहाँ पे सीएम पर यूनिट। सीएम पर यूनिट हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सीएम पर यूनिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 40 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो आपके पास 4 लाख प्लस 6,50,000, तो अमाउंट आ जाएगी 105,000। और इसको आपने डिवाइड किससे करना है, 40 से, तो अगर आप इसको 40 से डिवाइड करते हैं तो फिर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, क्योंकि सेल्स यूनिट्स में पूछी हुई है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा 1,050, एक और जीरो आएगा 1,050, ठीक है। तो ये आ गए, इसको हमने यहाँ पे यूनिट्स भी मेंशन करना है, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो दिस इज योर आंसर, कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने चाहिए अगर कंपनी क्या करना चाहे, प्रॉफिट बनाना चाहे। कितना प्रॉफिट बनाना चाहे, कंपनी प्रॉफिट बनाना चाहे 6,50,000 का, तो कंपनी को कम से कम इतने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए एक्सपेक्टेड सेल्स यूनिट्स के बजाय अमाउंट में पूछी जाए, यानी इन डॉलर्स, अगर डॉलर में सवाल है, या फिर इन रुपीस, तो फिर हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हम सीएम रेशो ले लेंगे सीएम पर यूनिट के बजाय। तो यहाँ पे सीएम पर यूनिट के बजाय हम क्या ले लेंगे, सीएम रेशो, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सीएम रेशो जो हमारा आ रहा है वो 0.4 या 0.4 आ रहा है। तो अब अगर आप 4 लाख को प्लस करें 650 और इनको कलेक्टिवली डिवाइड करें 0.4 से, तो फिर आपके पास, देखिए हमने इसको डिवाइड किया है और यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि ये अमाउंट है, तो यहाँ पे रुपीस का साइन साथ में लगाना जरूरी है, कि यानी कि इतने रुपए अगर आप सेल करेंगे, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, वैसे आमतौर पे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें या प्रूव करना चाहें कि ये आंसर्स ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, तो हम ये प्रूव भी कर सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, सेल्स में से लेस करते हैं हम तमाम वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम क्या लेस करते हैं, तमाम फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो अब हमने जो, अब अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि यहाँ पे जो मैंने ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये जो ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं, या ये ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट की है, तो क्या ये सही कैलकुलेट की है या
गलत कैलकुलेट की है। तो अगर आप सेल्स की बात करें, ब्रेक इवन सेल्स हमने कितनी निकाली हैं, ब्रेक इवन सेल्स निकाली, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले हुए हैं 1 लाख। तो अब मैं यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कि 10,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट का प्राइस कितना है, ₹100 सेल्स प्राइस, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 1 मिलियन की सेल्स, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास वही 10,000 यूनिट्स हैं, और लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 60 है। तो अब जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 लाख। यानी हमने फिक्स कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से अल्टीमेटली हम फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ रही है 4 लाख। तो अगर आप 4 लाख माइनस करते हैं और देखें, फिर आपके पास ना प्रॉफिट ना लॉस आ रहा है। यही सिचुएशन, जब प्रॉफिट और लॉस नहीं आ रहा होता, तो ऐसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट 1 और 3 में कैलकुलेट की है। इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स को पुट करते हुए हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है और यहाँ पे हमारे पास जीरो आ रहा है, यानी ना प्रॉफिट ना लॉस आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक हमने स्टेटमेंट बनाई है। और अगर आपने ये चेक करना हो कि टारगेट प्रॉफिट आपको दिया हो और आपने एक्सपेक्टेड सेल्स निकाली हुई हो, ये एक्सपेक्टेड सेल्स आपने सही निकाली है या गलत निकाली है फॉर 6,50,000 प्रॉफिट, तो ये भी हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। और ये हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। कितने यूनिट्स हैं, 2625, यानी कि हमारे पास मैं आपको इधर फर्दर इसको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। सिमिलर इसी तरह हम करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने निकाले हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स आप चेक कर लीजिए, हमने 26,250 निकाले हैं। और ये टोटल सेल्स निकाली, किस लिए निकाली है, ताकि हम प्रॉफिट 6,50,000 का बना सकें। तो हम चेक करेंगे कि क्या 26,250 की सेल्स अगर हम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2625,000। और वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स तो वही रहेंगे 26,250। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 26,250 को मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट 1,57,5,000। तो अगर हम यहाँ पे से लेस करते हैं तो ये आ गया 1,050। और ये आप चेक कर लीजिए कि हमारा जो फिक्स कॉस्ट आप 4 लाख लेस करेंगे। और अब आप चेक कर लीजिए कि हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट सिमिलर है जैसा कि हमने प्रॉफिट टारगेट किया था। ये देखें, जो टारगेट प्रॉफिट किया था, तो अगर हम वाकई इतनी सेल्स लेते हैं, ये जो सेल्स हमने ली है ये वाली दिस वन, तो हमारा टारगेट प्रॉफिट आ जाता है। ये जस्ट एक प्रूव करने का तरीका होता है कि हमने जो आंसर कैलकुलेट किया है वो आंसर हमारा ठीक है भी कि नहीं ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको ब्रेक इवन सेल्स में ही से ही दूंगी, जिसमें हमने देखना है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सेल्स प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो, या फिक्स कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो, तो हमारे पास क्या हमें कोई ब्रेक इवन पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ब्रेक इवन यूनिट्स पे या ब्रेक इवन अमाउंट्स पे कोई फर्क पड़ता है, और एक्सपेक्टेड सेल्स पे या टारगेट प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है, विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और मे बी द सेल्स प्राइस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये एक बेसिक प्रॉब्लम थी, एक बेसिक वीडियो है जिसमें एक बेसिक आइडिया लिया गया था अबाउट ब्रेक इवन, व्हाट इज ब्रेक इवन, व्हाट इज ब्रेक इवन इन यूनिट एंड अमाउंट। और हमने लास्ट में एक्सपेक्टेड सेल्स कैलकुलेट करना सीखा इन यूनिट्स एंड अमाउंट बेस्ड ऑन
target profit.